तो स्वागत है आपका एक बार फिर से SMIS एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जीएसटी को लेकर बात करने वाले हैं कि जीएसटी के संबंधित किन किन मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी दो प्रकार की अवस्थिति पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एक है संवैधानिक व्याख्या के दृष्टिकोण से और दूसरे स्तर पर हम इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बात कर सकते हैं। परंतु इकोनॉमिक दृष्टिकोण में वह दृष्टिकोण जहां पर केंद्र राज्य के बीच संबंधों को स्थापित करना होगा, तो उस पॉइंट पर भी हम जीएसटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हेडलाइन ही हम डालते हैं, शुरू करते हैं जीएसटी को लेकर। जीएसटी में हम केवल संवैधानिक प्रावधानों को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, किसको लेकर बात करने वाले हैं हम? संवैधानिक प्रावधानों को लेकर बात करने वाले हैं। क्योंकि दो व्यवस्थाएं बताई मैंने, एक तरफ हम कहाँ पर पॉलिटी के व्यू में बात कर सकते हैं और एक तरफ हम इकोनॉमी के व्यू में बात कर सकते हैं। पॉलिटी के व्यू पे यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर हम केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को देखते हैं, तो केंद्र के बीच और राज्यों के बीच संबंध तीन प्रकार के संबंध होते हैं, जहाँ पर विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, फिनेंशियल रिलेशनशिप की बात होती है। वहाँ पर हम जीएसटी के कुछ प्रावधानों को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर फिनेंशियल रिलेशनशिप केंद्र प्लस राज्य के स्तर पर हम बात करने वाले हैं। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, मैं कुछ लोगों का कथन था कि जीएसटी के आने से मूल्यों में वृद्धि हुई है, मूल्य का जो अंतर था उसमें लगातार इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो यह बात पूरी तरह से निरर्थक है। कैसे संचालन होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जीएसटी के संवैधानिक प्रावधानों को पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2016 अथवा 17 में मानी जाती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, इसकी शुरुआत 2002 से लेकर 4 के बीच में ही हो गया था। मतलब कि जिस समय अटल जी की सरकार थी उसी समय जीएसटी को लेकर मांग उठ चुकी थी। यहाँ तक कि जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए 2004 से जब उन्होंने अपना कार्य निर्धारित किया तो स्टार्टिंग में 6 से 7 में इसकी मांग उठी, लेकिन उतने व्यापक स्तर पर नहीं किया गया। आगे चलकर 2012 में मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में क्या किया, जीएसटी को लेकर एक पूरा प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप के माध्यम से जीएसटी के सर्वांगीण क्षेत्र का भी निर्धारण कर दिया गया था। हालांकि उस समय जीएसटी के जो प्रावधान थे 2012 में वह लागू नहीं हो पाया। 2014 में आम चुनाव हुए, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 में जो पहले से मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया था, जो जीएसटी का पूरा प्रारूप पहले से तैयार किया हुआ था, उस प्रारूप को कुछ अमेंडमेंट के लिए कमेटी गठित किया और कमेटी के गठन के माध्यम से फिर क्या किया, इसको संचालन कर दिया। तो हम जीएसटी के जब विस्तृत चर्चा करेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर हम कमेटी वगैरह को देखेंगे। हम यहाँ पर केवल संवैधानिक प्रक्रिया में देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे, इसीलिए एक ओवरव्यू में आपको समझा के आ रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं कि जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी, पद्धति हुई थी, वह 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। आप सब जानते हैं कि जीएसटी क्या है, एक वित्त विधेयक की भांति है, वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक। और हम जानते हैं कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। 2016 में जब यह वित्त विधेयक की श्रेणी में अगर हम बात करें तो क्या है, लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, लोकसभा में इसको लागू किया गया और ठीक मार्च 2016 29 मार्च को लोकसभा में पूरी तरह से पारित हो गया। लोकसभा में पारित होने के बाद अप्रैल में राज्यसभा में यह पारित हो गया। अगर मैं गौर कर पा रहा हूं तो ठीक 6 अप्रैल की वो तिथि है जब ये लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पारित हो गया। और ठीक जब दोनों सदनों में पारित हो गया तत्पश्चात इन्हें राष्ट्रपति की सिग्नेचर्स के लिए भेजा गया, जहां पर सितंबर में भी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। और केंद्र सरकार ने फिर जैसे ही राष्ट्रपति का साइन मिला तब राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा हो गई कि इसे 1 जुलाई 2017 को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर दो प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम हमको देखने को मिलता है, वेट टैक्स अथवा डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पर उपभोक्ता ही अंतिम करदाता होता है। जैसे आपके इनकम पर है तो इनकम पर जो लगाया गया टैक्स है वो आपको स्वयं को पेड करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर का प्रोडक्शन एक कंपनी कर रही है, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शंस के बाद इसको क्या होना है, सेल होना है। तो ये फिर किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर के पास भी
रिटेलर के पास आ गया, रिटेलर के बाद फिर कंज्यूमर को आएगा। तो 3-4 स्टेप में आया। और कंज्यूमर यानी उपभोग करता, जैसे अगर इस मार्कर के मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ तो मैं उपभोग करता हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया, इसको कंपनी ने बनाया है। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो टैक्स लेती थी तो इस पर कंपनी से भी टैक्स लिया जाता था और उपभोग के स्तर पर मुझसे भी टैक्स लिया जाता था। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि एक निर्माण की अवस्था से लेकर उपभोग की स्तर दोनों पर अलग अलग भार अधिरोपित हो, इसे ही हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। एक सिंपल सा और उदाहरण, जैसे आप समोसा खाते हैं, समोसा पे कोई टैक्स वगैरह फ़िलहाल नहीं, तो अब समोसा किसी और ने बनाया, उपभोग हमने किया, उसका पे किया। जो भी उस सामान मटेरियल वगैरह था तो उसमें जब उन्होंने मैदा वगैरह लिया होगा, आलू वगैरह, तो उन्होंने टैक्स पे किया और उस टैक्स को इंक्लूड करके उपभोक्ता से अंतिम तौर पर किसने लिया? दुकानदार ने हमसे लिया। तो इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर टैक्स किसी और ने पटाया, फिर अंतिम स्तर पर उस टैक्स की भरपाई उपभोक्ता ने किया। ये होता है अप्रत्यक्ष कर। ये पूरी पद्धति की जो शुरुआत थी तो इसमें समय लगता, क्योंकि हमारे यहाँ एक राज्य की बात तो नहीं है, 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इसीलिए राज्यों को समय दिया गया 1 साल का, कि 1 साल के भीतर आप क्या कीजिए, जीएसटी के सारे प्रावधानों को लागू कीजिए और जिस प्रकार के आपके यहाँ टैक्स हैं उस टैक्सेशन सिस्टम को ख़त्म कीजिए। ठीक है। जब यह लोकसभा में पारित किया गया था तो हम देख चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल का मतलब होता है कि जब किसी संबंधित मुद्दे पर, विषय पर जब संसद कोई नियम कानून बनाने के लिए संचालन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और जब यह अधिनियम के रूप में धारण होता है, नियम कानून बन जाता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जब ये पूरी तरीके से पारित हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट। तो जीएसटी को लेकर जो बिल लाया गया था वो 1, 2, 3 नंबर का था और जब ये पूरी तरीके से लागू हो गया तो यह 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में आया। ठीक। अब 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में कैसे आया उस पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर जीएसटी के आने से संविधान के आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल है जहाँ पे परिवर्तन हुए हैं उस पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो पॉलिटी में यदि हम केंद्र राज्य संबंध के बीच वित्तीय प्रावधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 266 से लेकर 293 तक का जो प्रावधान है वो बेसिकली हम देखते हैं वित्तीय संबंधों को लेकर। यहाँ पर जो जीएसटी से रिलेटेड लिंक है संविधान में, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 245 और इसी आर्टिकल से लिंक है आर्टिकल 265। ये दोनों को मैं सल्लोगर रूप से इसीलिए साथ में कर रहा हूँ। देखिए, जो आर्टिकल 265 है क्या करता है? कहता है कि कोई भी जीएसटी से रिलेटेड नहीं, टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी नया टैक्स लाया जाएगा तो उस नया टैक्स को लाने के लिए संसद को क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई नया प्रकार का टैक्स लाया जा रहा है तो उसको संविधान में जगह देना होगा। जैसे यदि आप दातुन करते हैं, गांव वाले दातुन करते हैं, अगर दातुन को तोड़ेंगे तो दातुन पर जो टैक्स लगाया जाएगा, अब इस टैक्स को क्या करना है? पूरे देश में लागू करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद को संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तभी वो नए प्रकार के टैक्स को ला सकता है। और ऐसी पद्धति आर्टिकल 265 से हमारा जनरेट होता है, क्योंकि इसी से लिंक है। अब देखिए, नया प्रकार का जो टैक्स लाया जाएगा तो उसको संसद को जो कानून बनाने की शक्ति मिली है वो किस में मिला है? आर्टिकल 265 में मिला है। मतलब देखिए, अगर आपको कोई नया टैक्स लाना है तो आपको संविधान में संशोधन करेंगे इस आर्टिकल से, लेकिन संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो आपको आर्टिकल 245 से मिलेगा। मतलब कि इसी में ही राज्य विधानमंडल के स्तर पर भी बात करेंगे तो संसद क्या करेगी? इसमें उसको अधिकार मिलता है कि वह नए प्रकार के जो भी ला रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं? नियम कानून बना सकते हैं। आई होप आर्टिकल 245, 246 को समझ चुके हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 और आर्टिकल 246 के ये दो प्रकार की अवस्थिति हमको देखने को मिलेगी। देखिए, आर्टिकल 246 कहता है जो टैक्स है उसकी उगाही की बात की जा रही है। टैक्स की उगाही
तो कहाँ कहाँ पर करेंगे? हम जानते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अलग अलग जो बजटरी सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र के लिए भी है एक जिसको हम CGST बोलते हैं, राज्य के लिए है SGST, और एक IGST भी है, और एक है UGST। ये सभी विधेयक के रूप में भी पारित किए गए हैं। ये 4 विधेयक 2017 में लाया गया था। केंद्र सरकार CGST पर, राज्य सरकार SGST पर, IGST यानी कि 2 राज्यों के बीच जो उगाही होगी उसको कहा जाता है, और यूनियन टेरिटरी को लेकर UGST की बात की गई है। तो ये 4 प्रकार के विधेयक भी लाए गए और इस 4 प्रकार के टैक्स का भी निर्धारण किया गया, और इसी के आधार पर जो स्लैब बनाए गए उसका भी निर्धारण किया गया। आई होप यहाँ पर जो आर्टिकल 246 क्या कहता है भाई कि टैक्स, अब इतने प्रकार के टैक्स हैं तो इसमें जो उगाही की बात हो गई, तो उगाही कैसे करेंगे गाइस? हम सूची के आधार पर करेंगे। हम जानते हैं कि संघ सूची है हमारे पास, राज्य सूची है हमारे पास, समवर्ती सूची है। संघ सूची का मतलब होगा ऐसा सूची जिस पर संघ नियम कानून बनाए। राज्य सूची का मतलब होगा कि ऐसा सूची जिस पर विषय, जिस पर राज्य सरकार नियम कानून बनाए, और समवर्ती का मतलब होगा कि जिसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टैक्स होगा उसका निर्धारण आर्टिकल 246 में किया गया है, जिसमें कहा गया है संघ को कि 15 प्रकार के टैक्स को वो ले सकते हैं, राज्य उसमें नियम कानून भी बना सकते हैं। राज्य को कहा गया है कि 20 प्रकार के जो टैक्स होंगे उस पर आप नियम कानून बना सकते हैं, ले सकते हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे 3 विषयों को डाला गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि ये बात स्पष्ट है, यदि दोनों कानून बनाते हैं इस दिशा में तो केंद्र की जो बनाए गए कानून है वही फॉलो होंगे। ठीक है, आर्टिकल 246 के का क्या कहता है? आर्टिकल 246 का कहता है, ये कहता है GST की उगाही की जो पावर है वो बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है गाइस? पावर की बात की गई है। अब ये पावर कैसे? तो 3 आधारों पर पावर का निर्धारण हुआ। पहले आधारों पर केंद्र सरकार के अधीन, दूसरे आधारों पर राज्य सरकार के अधीन, और तीसरे आधारों पर केंद्र प्लस राज्य सरकारों के अधीन की बात की गई है। केंद्र मतलब अपने विषय पर क्या करेगी? उगाही करेगी। राज्य अपने विषय पर उगाही करेगी। लेकिन जहाँ पर IGST की बात आएगी वहाँ पर केंद्र राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो उगाही होगी, संग्रहण होगा, वो क्या करेगी? केंद्र सरकार करेगी, न कि राज्य सरकार, और उसको राज्यों में अपना भाग लेकर बांट देगी। कहने का मतलब है अगर 100 रुपये की उगाही हुई किसको लेकर? राज्य अथवा राज्यों के बीच। जैसे ये मार्कर कहाँ बना? महाराष्ट्र में बना। उपभोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो 2 प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम निर्धारित हो गए। उत्पादन कहाँ हो? महाराष्ट्र में। उपभोग कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब यहाँ पर 2 राज्यों के बीच टैक्स का निर्धारण होना है, तो इसको क्या करेंगे? पहले क्या होता था? राज्य अपना हिस्सा लेता था, फिर ये राज्य अपना हिस्सा लेता था। तो अब इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कहा गया है कि नहीं, हम एक टैक्स लेंगे इस पर जो कि केंद्र सरकार लेगी, और केंद्र सरकार फिर क्या करेगी? अपना हिस्सा लेकर जितना, जैसे हमने 20 रुपये इसका मूल्य चुकाया, तो 20 रुपये में से 5 रुपये का टैक्स आया, तो 2 रुपये इस राज्य को, 2 रुपये उस राज्य को, और बचा 1 रुपये वो अपना स्वयं रखेगी। तो इस प्रकार से इसका निर्धारण किया गया कि दोनों के बीच इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। यही हम आर्टिकल 246 के काम में पावर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 246 के बाद आर्टिकल 268 को लेकर बात करेंगे गाइस। आर्टिकल 268 क्या है? आर्टिकल 268 था सर्विस टैक्स को लेकर, जिसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, सर्विस टैक्स जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 269, तो आर्टिकल 269 को परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन का मतलब समझते हैं कि उन आधारों पर जहां का संचालन हो रहा है, कैसे संचालन होगा? तो आर्टिकल 269 को परिवर्तित कर आर्टिकल 269 का कर दिया गया है। और आर्टिकल 269 का क्या कहता है कि जब 2 राज्यों के बीच उगाही होगी, ठीक है, क्या होगी? तो 2 राज्यों के बीच टैक्स की उगाही की बात की गई है और संग्रहण की बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या होगा? जो टैक्स की उगाही है वो केंद्र करेगी, संग्रहण राज्य करेगी, परंतु जो राज्य है वो केंद्र को रिटर्न करेगी, और राज्य फिर क्या करेगी? उसको बंटवारा कर देगी 2 राज्यों के बीच में। यह पॉइंट कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 269 के क में कहा गया है। आई होप ये भी पॉइंट आप अच्छे समझ गए।
फिर आर्टिकल 270 आर्टिकल 270 कहता है लेविट प्लस टैक्स का लेविट प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करता है। तो ये लेविट और डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि 3 आर्टिकल्स पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 270 जो है वो 3 आर्टिकल्स पर लागू नहीं होगा। पहला आर्टिकल 268 पर लागू नहीं होगा, दूसरा 269 पर लागू नहीं होगा और तीसरा 269 के क पर लागू नहीं होगा। इस पॉइंट को लेकर कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 271 क्या कहता है, देखिए 271 क्या कहता है। आर्टिकल 271 कहता है जो ड्यूटी चार्जेस है जिसको हम सरचार्ज प्लस सेल्स चार्ज कहते हैं, ड्यूटी टैक्स, उसका प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है गाइस? सरचार्ज यानी ड्यूटी टैक्स का प्रावधान करता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल्स की बात करता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को हम एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 269, फिर 286, ये लास्ट जीएसटी को लेकर रिलेटेड जो बनाया गया है आर्टिकल्स, वहाँ पर हमको लास्ट आर्टिकल 286 देखा जाता है। इसमें राज्यों के लिए प्रतिबंधन की व्यवस्था की गई है। कहा गया है कि राज्य केवल वही टैक्स की वसूली कर सकते हैं जो एसजीएसटी के अंतर्गत आता है। एसजी मतलब एसजीएसटी, जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। एस यानी स्टेट, सी यानी के सेंट्रल, ठीक है, आई यानी इंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या कहा गया है, राज्यों को प्रतिबंधित करता है। राज्य केवल उन्हीं विषयों को ले सकता है जिसमें उसका क्या हो, हिस्सेदारी हो, केवल वो एसजीएसटी के विषय पर ही इसमें उगाही कर सकते हैं। और यही है वित्तीय प्रबंधन जीएसटी को लेकर कि इसमें पॉलिटी के व्यू से। आपको ये आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से समझ आ चुके होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 245 नियम कानून बनाने की शक्ति की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 265 संविधान में जब तक लागू नहीं होगा तब तक टैक्स नहीं बनाया जाएगा, ये बात कर रहा है। फिर यहाँ पर जीएसटी पावर्स की बात की जा रही है। फिर उसके बाद 246 के बाद 69 और 69 के का और 70 के बाद फिर आपका 71, 79 और 286, ये इतने आर्टिकल्स हैं जीएसटी को लेकर। आई होप आपको ये पूरे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्लास के लिए।